गाइस वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिजिक्स के टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हम हरियाणा बोर्ड के लिए, HBSC के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है डायमेंशन ऑफ विच इज सेम एज इम्पल्स। इम्पल्स की डायमेंशन किसके सेम होती है? आंसर आप मन मन में सोच लेना, अगर नहीं पता तो आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देखते हैं, इसका आंसर है मोमेंटम। कैसे आया? एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है जो मैंने आंसर लिख रखे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं, यही बने। हो सकता है ये पूछ ले कि इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है या फिर इम्पल्स की यूनिट क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी इसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो जाएगा। देखिए कैसे। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इम्पल्स में ये फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इम्पल्स की यूनिट आ जाएगी हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड। सेम मोमेंटम का हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला। तो फिर इसमें मास केजी एंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, दोनों सेम हो गए, केजी मीटर पर सेकंड। सो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों सेम होंगे, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ऐसा क्वेश्चन ना बने, ये पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज इम्पल्स आएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इम्पल्स की यूनिट क्या है, तो वो भी हमने इसी में निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लैंक कांस्टेंट हैज डायमेंशन ऑफ, यानी हमें बताना है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके मैचिंग होती है? एनर्जी के। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी देख लेना, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं। देखो इसमें जूल है तो हमने एनर्जी बता दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट एनर्जी के ही इक्वल है। तो एच की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 - 34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। सो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एच की वैल्यू क्या है। एक डिग्री और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर के ऊपर सेम होते हैं? -40 डिग्री पर सेम होते हैं। और इसका फॉर्मूला भी देख लो। हो सकता है कि आपसे और कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, तो डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है? 5/9 फ़ारेनहाइट -32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल। विच हैव सेम यूनिट, किसकी सेम यूनिट है? तो ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको। तो सेम यूनिट होगी वर्क एंड टॉर्क की। कैसे आई? वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। टॉर्क का फॉर्मूला भी हमें पता है, आर इंटू एफ। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है। तो फोर्स को हम न्यूटन लिख देते हैं, डिस्टेंस को मीटर। तो वर्क डन की यूनिट है न्यूटन मीटर। फिर आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की है ना तो मीटर, और फोर्स की न्यूटन। तो दोनों की सेम हो गई, इसका मतलब दोनों की सेम यूनिट होंगी। इसी में आपसे जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज, ऑप्शन दे देगा तो टॉर्क के सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड y इज इक्वल टू mt प्लस c। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन है yt ग्राफ। तो फिर पार्टिकल कैसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? dy/dt। तो फिर जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और mt में t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m आ जाएगा। तो a इक्वल टू m है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट? एम्पियर, सेकंड, मोल, वाट। तो वाट इसका आंसर हो जाएगा। वाट पावर की यूनिट है वैसे तो, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रही हूँ, अभी इसी क्वेश्चन से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, फर्स्ट ही क्वेश्चन ये मिल जाए कि बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और पूछ ले कि विच इज फंडामेंटल यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर, मोल, सेकंड ये फंडामेंटल है, और वाट नॉन फंडामेंटल है। जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते वही फंडामेंटल होती है। अब जैसे कि एम्पियर है, एम्पियर को किस में ब्रेक करेंगे? सेकंड को किस में ब्रेक करेंगे? लेकिन पावर, वाट को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is an error of 2% in the measurement of side of a cube. The percentage error of calculation of its volume of the sphere will be. तो हमें पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। सो जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लो, जिसके नहीं आ रहा है वो देख लो। 6% आएगा, क्योंकि ऐसे स्टेप के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं बहुत बार। तो जिसमें 2% एरर हो तो उसमें 6% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 रिप्रेजेंट्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है? मोमेंटम का। कैसे निकालेंगे? हमें पता है मोमेंटम P किसकी इक्वल होती है?
यहाँ से हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, तो केजी एम मीटर के लिए एल पर सेकंड है, तो टी की पावर -1। एक और बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है ऑप्शन में मोमेंटम ना दिया हो तो इम्पल्स भी इसी का आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना कि डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है, और क्या होता है, एम एल टी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसी को लैंग्वेज में बता दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसने ग्राफ में बताया था, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इसने लैंग्वेज में बता दिया। क्वेश्चन में कहा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर लिख दिया। अब जब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो के एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, और हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे के टी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2kt। अब हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी 2kt है, तो 2kt हमने पुट कर दिया, 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। सो इसका आंसर, पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी। देखो क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है बहुत ही अजीब है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खराब है, लेकिन इसका आंसर देखेंगे तो बहुत ही इजी है। कैसे, देखो ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसमें सर्कमफेरेंस है यानी डिस्टेंस है पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर आर यानी 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्टेंस पाई आर, तो यही बताना था डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो r से r कैंसिल, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 10 kg आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो रेशियो ऑफ मोमेंटम बताना है। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है pv होता है, p इज इक्वल टू mv होता है, p इज इक्वल टू mv। ओके, तो हमें मास गिवन है और वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी से तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, और 2 kg और सेकंड का मास है 10 kg, कैंसिल करेंगे तो 1:5 आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, जरूरी नहीं कि आपको इसमें यही गिवन हो, बट फॉर्मूले ऐसे ही इसी टाइप के लगते हुए मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन आपको जरूर से देख लेने हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी इज। इसने पूछा क्या है, इसने इतनी बड़ी जो ये दी गई है पूरी सेंटेंस, उसमें ये बताया है कि एक सर्कल है, उसके अंदर उसके बाहर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑफ मास m, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। हो सकता है ये पूछ ले कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। एक और बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का इसने फॉर्मूला पूछा था, और वो क्या होता है, mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ ले क्वेश्चन पेपर में कि विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर देख जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडिंग करती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिर डिस्टेंस को हम किधर से माप लो, चाहिए इधर से माप लो, चाहिए इधर से माप लो, रहने तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और इनमें देखें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रिक्शन फोर्स इज। फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे कहा हमने, वर्क डन अमाउंट डिपेंड ऑन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। कौन सा फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, देखो काइनेटिक तो कम ही होता है। अब बात रही स्टैटिक और लिमिटिंग की। स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, हो सकता है ये डेफिनेशन यहाँ आपसे पूछ ले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ मास m and radius r of solid sphere is r, then the moment of inertia about diameter। सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ये आपको ध्यान भी होगा, अगर नहीं है तो देख लेना। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि डिस्क का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेना। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन। तो हमें पता होना चाहिए इसके ये दो फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v/r।
तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी एंटर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमोस्फियर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉडी सिस्टम इज। तो फिर ये ध्यान रखना हमेशा कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, चाहे नीचे चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए हमेशा ही यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ प्रोसेस टेक प्लेस इन अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस इज। ये देखो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। इसने अभी बोला कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आंसर तो हो जाएगा इसका आइसोकोरिक, क्योंकि उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक के अंदर टोटल हीट कांस्टेंट होती है, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 K0T। K0 है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा T, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल किसके है, T के ही है। अगर ये सभी को हमने कांस्टेंट है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दे दें तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, T के। ये फॉर्मूला भी देख लेना, हो सकता है कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज T is equal to 2 pi root displacement by 2 sound sources are sounded together, then 2 beats are produced in 0.2 second. Find the frequency of the beats. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, हो सकता है आपसे कुछ नंबरिंग में चेंज करके दे दे, तो फॉर्मूला होता है इसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बीट्स अपॉन टाइम। और नंबर ऑफ बीट्स जो इसने कहा है कि 2 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो नंबर ऑफ बीट्स किसकी इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की इक्वल होती है। अभी हम देखते हैं इसमें आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बीट्स अपॉन टाइम। बीट्स कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, और टाइम कितना है 0.2, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पे हमने एक 0 लगा दी, यानी ये ऐसे है 2/0.2, आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी ये भी ध्यान रखना, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद गैस टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। याद रखना कहाँ से आया, ई सिस्टम यानी पूरे सिस्टम की एनर्जी किससे इक्वल होती है, 3/2 KT, 3/2 RT, सॉरी 3/2 RT। तो इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट। क्या रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट का परफॉर्मेंस कांस्टेंट होता है, नहीं होता। अगर यदि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम हो गया तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक द इक्वेशन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बन सकता है। हो सकता है कि किसी और इक्वेशन का आपसे डायमेंशन चेक करवा ले, मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको करना होता है। तो इसने कहा है कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। इस इक्वेशन को चेक करके बताओ कि सही है कि गलत, डायमेंशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो फिर देखो, जो v है यानी इनिशियल वेलोसिटी का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 m0 LT-1, और v है फाइनल वेलोसिटी, तो इसका भी यही होगा क्योंकि है तो वेलोसिटी, डायमेंशन तो सेम रहेंगी। और फिर जब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया इनको, इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेलरेशन का हमें पता है कि उसमें t की पावर -2 होती है, यानी m0 LT-2, और AT तो हमने साथ में t भी लगा दिया, दिस रिप्रेजेंट AT हेयर। a का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है और t ये रहा। और वेलोसिटीज, अगर यदि हम v को इस साइड माइनस में ले आए तो v माइनस u रहेगी, तो ये फिर भी वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये। अब आप देखो, ये है t-2 और ये है t+1, तो दोनों कैंसिल होके क्या बना देंगे, t-1, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे m0 LT-1। इसका मतलब डायमेंशंस इक्वल है, सो ये डायमेंशनली इक्वल हो गई। इस टाइप से आपको बताना होता है, यानी पहले उनके डायमेंशन लिखो फिर उनको इक्वल प्रूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ ऑफ सैटेलाइट इनसेट 1B, ये 1B होता है। तो नासा ने 1983 के अंदर इसको लॉन्च किया था इस सैटेलाइट को, और फिर अराउंड 10 to 15 ईयर्स में इसको डिसमिशन कर दिया था। तो हमें टाइम रिवॉल्यूशन बताना है इसका, तो 24 आवर होता है।
ये एक जियो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो आपको मैं बता दूं कि उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड, उसका रिवॉल्यूशन किस टाइप से होता है, यानी अर्थ के सेम होता है, किस स्पीड से होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक बार पढ़ लेना, उसमें से छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन उसमें से आ जाए उसके टाइम पीरियड का या फिर कुछ और। तो ये देख लो उसका टाइम पीरियड अगर ये एग्जैक्टली बताएं तो होता है 23.93 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय द मीन ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर यदि हमने कुएं से पानी निकालना है, हमने रस्सी के अंदर बाल्टी को बांध के कुएं के अंदर डाल दिया, तो फिर जो हम वर्क करेंगे वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? वो होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लगाए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपलर थर्ड लॉ। शायद मे भी आपके पास केपलर सिलेबस में नहीं है, फिर भी केपलर इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिया ऐसे ही कि आप नेक्स्ट टाइम वाले बच्चों के काम आ जाएंगे, यानी जो नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड नियर द सरफेस। तो देखिए सैटेलाइट वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन ऑफ रबर, गिव रीजन। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एक मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा क्यों होता है रबर से। तो देखो जब हमने स्ट्रेस की कंडीशन सेम ली हैं तो फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो फिर जब हम दोनों को स्ट्रेस देते हैं, यानी कि एक जगह हमने स्टील ले रखा है, एक जगह रबर, जब दोनों को ऐसे खींचेंगे तो फिर कौन सा ज्यादा खींचेगा, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आएगा? ऑब्वियसली रबर ज्यादा खींच जाएगा, तो फिर उसमें स्ट्रेन ज्यादा आ गया, तो फिर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, यानी स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, स्टील इज मोर इलास्टिक। तो इस टाइप से आपको देखो, इसमें तो मैंने ऐसे ही बता दिया सिंबल वगैरह लगा के, आपको इसको पूरे लैंग्वेज में बता देना है कि जब स्ट्रेस को सेम रखेंगे, स्ट्रेस को कांस्टेंट रखेंगे, तो स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और रबर का स्ट्रेन ज्यादा है इसीलिए उसकी इलास्टिसिटी कम है स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन ईच एट अ पॉइंट इंक्लाइंड एट 120 डिग्री विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ दीज फोर्सेस इज। यानी वेक्टर एडिशन करना है हमें। वेक्टर एडिशन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। नॉर्मल फॉर्मूला बहुत बार क्या होगा, तो इसमें हमने a b दोनों की जगह पे 5 पुट कर देना है, क्योंकि दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन के हैं, तो 5 पुट कर देंगे तो हमें आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर 5 न्यूटन ही आएगा। या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको यहाँ पे अगर 7 दे रखा हो, 9 कुछ भी दे रखा हो, 2 फोर्सेस सेम है और एंगल यदि 120 डिग्री है, तो हमेशा उस फोर्स के इक्वल ही आंसर आएगा। अगर आपसे कहा होता 2 फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन और बाद में सारा सेम होता, तो इसका आंसर 7 न्यूटन ही आता। तो जो यहाँ पे फोर्स लेते हैं उसके इक्वल आता है अगर हमने एंगल 120 डिग्री लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव a block of mass 20 kg, just able to move यानी कि just static limiting friction को क्रॉस कर रहा है ये। तो हमें बताना है coefficient of friction। देखो फ्रिक्शन पे भी ना एक न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं। वैसे मैंने अब की बार का डिलीटेड सिलेबस नहीं देखा, तो मुझे ध्यान नहीं है डिलीटेड है कि नहीं, तो आपने तो देखा होगा, कल परसों 2-3 दिन में आपका एग्जाम है, तो एक बार चेक कर लेना। इसको देखें कैसे करते हैं। एक लिमिटिंग फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू होती है म्यू mg। तो जब हम mg को डिवाइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू F SL मैंने लिख रखा है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स के लिए, डिवाइड बाय mg। F की वैल्यू उसने दे रखी है 98 न्यूटन, पुट कर देंगे। मास भी हमें पता है 20 kg, पुट कर देंगे। g की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है 9.8। सो जब इसको सोल्व करेंगे 98/20 इंटू 9.8 तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when the amount of body is increased, when the momentum of body is increased by 3 times its kinetic energy becomes। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसके लिए आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये इन दोनों में रिलेशन होता है, तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²। p क्या है? मोमेंटम। तो जब हमने उसको 3 टाइम्स किया तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब हमने उसको 3 टाइम्स किया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एसआई सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम, वर्क की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, ERG होती है, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करें, और एसआई यूनिट में क्या होती है, जूल्स। तो वर्क इन जूल्स एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के अंदर ERG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन अमंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन होता है, μ1 इज इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इज इक्वल टू 5 sin 200t, गिव वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको ध्यान हो कि वेव की जो सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन, तो a क्या है, एम्पलीट्यूड, तो इसने एम्पलीट्यूड तो बता ही रखा है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी अल्फा और आर के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी और डेल्टा वी इज इक्वल टू अल्फा वी वी डेल्टा टी, ये दोनों के फॉर्मूलाज होते हैं। तो जब हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इन्हें आप पूरा इसको सॉल्व कर लेना, मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वी इज इक्वल टू 3 अल्फा टी। जब हम इन दोनों को देखो कंपेयर करेंगे ना, इन दोनों को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए वी किसके इक्वल हो गया, 3 अल्फा डैश के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेहन 100 joule of heat is given to the gaseous system, the internal energy increased by 30 joules. Find the work done of the system. तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30, आंसर 70 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब कुछ एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सॉरी, एमसीक्यूज तो हमने देख लिए, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कुछ। कितने, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कितने जूल्स मिलके 1 कैलोरी बनाएंगे, तो 4.186 जूल्स 1 कैलोरी के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। देखो अब इसमें मैंने आपको बता दिया मोनोएटॉमिक गैस के लिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ लें डायटोमिक गैस के लिए बताओ, तो क्या होगा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो होता है 3 और डायटोमिक गैस के लिए होता है 6, तो ध्यान रखना। हो सकता हो तो अगर आपको ध्यान हो तो ट्रायटोमिक भी एक बार देख लेना, हो सकता है ट्रायटोमिक गैस पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ बॉडी बीइंग एक्टिंग बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स vibrate with the frequency of the force, then the vibration of the body are called। तो जब पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक ऑसिलेशन करते हैं, पीरियोडिक भी घूमते हैं, तो उसे हम नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर देन द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो जब हमने एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, बट वेक्टर के अंदर यानी वो रहेगा वेक्टर, रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ही होगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बनने के चांसेस हैं, तो मैं आपको पूरा बता दूं कि सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है इनका, यानी जिसको कवर करना होता है, वो माइल्स में होता है 22,236 और किलोमीटर में होता है 35,785। इसका टाइम होता है 23 आवर 56 मिनट, इसी को हम 23.93 आवर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन द रोटेटरी मोशन। तो ये फॉर्मूला देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर कीप्ड इन पेरिस। तो आपको ध्यान हो कि ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो फर्स्ट चैप्टर में है शायद मे बी, कि केजी सेकंड सभी की कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, तो वही डेफिनेशन से उठा के ब्लैंक पूछ सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी किसका डेफिनेशन है। तो ये किसका डेफिनेशन है, 1 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर। इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, किसकी, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे उनमें से मोस्टली के अंदर क्या होगा कि किसी डेफिनेशन के अंदर ब्लैंक पुट कर देंगे और आपसे पूछेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, जैसे कि 1 kg की एनर्जी की, तो आपसे ब्लैंक पूछेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डेफिनेशन थोड़ी देख लेना। हो सकता है डेफिनेशन 2 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक पुट कर दे, तो डेफिनेशन आपको मोस्टली ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख लेना, इसका आंसर होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
अभी वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना इस क्वेश्चन। व्हील्स ऑफ ए बुल कार्ट व्हाइल मूविंग ऑन रोड आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल होते हैं? ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवर डिस्टेंस विद विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन दूसरी बार आया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, इसको बार बार नहीं बताने वाली मैं। कि वेलोसिटी डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वल होगा, और जब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऑप्शन में और क्या क्या है? वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो वेलोसिटी वेक्टर है, हमें पता है। फोर्स भी वेक्टर है, क्यों? क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, हो सकता है ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ ले जाए। एल से हम डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, R इंटू पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये क्या हो गया? वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच इज वेक्टर, तो वेक्टर स्केलर को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्केलर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हमें बताना है स्केलर कौन सी है। तो स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट में से स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारे वेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड। देखो जिसकी कांस्टेंट स्पीड होगी ना उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? dv by dt होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, और v कांस्टेंट है। v कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। सॉरी, एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, जिसकी कांस्टेंट स्पीड है उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू इनर्शिया। उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उस स्टोन के पास कि वो हिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। मोशन ऑफ रॉकेट में कौन सा कन्वर्जन प्रिंसिपल लगता है? तो उसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगता है। मोमेंटम सेम रहती है, यानी P1 इज इक्वल टू P2। कैसे? स्टार्टिंग में देखो, जब वो स्टार्ट करता है अपनी फ्लाइट को, तो फिर उसमें बहुत सारा फ्यूल होता है ना, उसका मास ज्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही हम रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं तो उसके अंदर मास धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका फ्यूल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, मास कम होने लग जाता है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो जब मास ज्यादा था वेलोसिटी कम थी, जब वेलोसिटी ज्यादा हुई तब मास कम हो गया। यानी कि इन दोनों में से एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो मास मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी a is fired in large block of wood of mass m, the final velocity of the system is। तो इसमें भी मोमेंटम का कंजर्वेशन का रूल लगेगा, P1 is equal to P2। तो P क्या है? ma। यहां से देखते हैं, देखो a क्या है? इसकी वेलोसिटी। ये जो बुलेट है उसका मास था स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी है a, तो उसका स्टार्टिंग का मोमेंटम था ma। फिर जैसे वो ब्लॉक के अंदर धस गई तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v, जो हमने मान ली v वेलोसिटी हो गई इसकी, वही हमें बतानी है कि फाइनल सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। और मास अब क्या हो गया? स्मॉल m प्लस बिग m, दोनों का सम हो गया, तो वो पुट कर देंगे, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ओपन ए डोर इजिली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। एक डोर को बहुत आसानी से खोलना है तो हैंडल को कहाँ पे लगाएंगे? उसके डोर के मिड पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। मिड पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में किसके? हिंज के, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पर डोर दीवार से अटैच है तो फिर हम यहाँ पे हैंडल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि टॉर्क बढ़ जाए। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू एफ। R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर भी हमने इस R को बढ़ा दिया तो टॉर्क भी बढ़ जाएगी, टॉर्क ज्यादा होगी तो इजीली खोल पाएंगे हम गेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल इज मूविंग in a uniform circular motion with a constant speed v along a circle of radius r, the acceleration is। एक्सेलरेशन क्या होगी? तो इसने बेसिकली पूछा क्या है हमसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी है, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन में राउंड करते हैं तो फिर जो एक्सेलरेशन लगती है सेंटर की तरफ उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है v²/r। थोड़ी देर पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था, आपको ना ध्यान हो तो देख लेने एक बार, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v²/r। रेलवे ट्रैक आर बेंक्ड ऑन कर्व सो दैट, यानी कि जब भी घुमाव आता है तो फिर वो थोड़े से ऊंचे उठे होते हैं। क्यों होते हैं? तो देखो, जब यहाँ पे टर्न लिया रेलवे ट्रैक ने, तो फिर यहाँ पे जब ट्रेन आती है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है mg, ट्रेन ने लगाए फोर्स mg, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा 90 नॉर्मल।
यहाँ पे लगा नॉर्मल, ये हो गया इसका एन साइन थीटा, जब ये एंगल थीटा है ये हो गया एन कोस थीटा। तो ये जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में, उसको हॉरिजॉन्टल मूव करने में हेल्प करता है, ट्रेन को मूव करने में हेल्प करेगा जब हम उसको बैंक कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। CSL यूनिट इज इक्वल टू, CSL क्या है? ये ना सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मास की और 1.4 टाइम ऑफ सन होती है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। तो विंड के लिए क्या यूज करते हैं? एनीमोमीटर। इसकी स्पेलिंग ये है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो यूनिट्स वगैरह आपको ध्यान होनी चाहिए। अभी जल्दी ये क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट होती है वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला कार है ना, वो पूरे फील्ड में घुमा के लाए हम। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे भी आपने कुछ भी ट्रिक बना लो, कुछ भी कोई भी कहानी अटैच कर लो, ये बड़ा मिक्स हो जाती है, ध्यान नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड सिंबल। सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, और उसका सिंबल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन मिलेंगे आपको ST, SE, SR, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो इसका आंसर होगा SR। नेक्स्ट देखते हैं पार सेकंड इज यूनिट ऑफ, ये डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है, ये 3.26 लाइट ईयर की इक्वल होती है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, पार सेकंड वाला, बट फिर भी हमने इसको ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो हमें पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास kg, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो जब मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा kgm-3, तो ये हो गया ml-3 T0। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो हमें पता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर किसके होता है? 10⁻⁻6 मीटर के। और पिकोमीटर भी देख लेना साथ साथ, हो सकता है पिकोमीटर पूछा जाए 10⁻12 के। और ये अगर वैसे पूछा नहीं जाएगा तो वैसे भी आपको बहुत सारे मेडिकल्स में काम आ जाता है। माइक्रोमीटर 10⁻6, पिकोमीटर 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शायद क्वेश्चन मैंने दोबारा ले लिया, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला इज यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप ये भी बता सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दो इसके आंसर हो सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर काम करती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। नेक्स्ट डायप्टर इज द यूनिट ऑफ, डायप्टर किसकी यूनिट है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट है, और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इनमें से भी जो ये वाले क्वेश्चन थे यानी जहां से स्टार्ट हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।